नमस्कार दोस्तों, और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए 25 दिन 25 मैराथन। इस सीरीज का नाम हमने रखा है वरदान। आप सभी को पता है 5 जून से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू होने वाला है। मोटा मोटा आज से 25 दिन का टाइम आपके पास है, तो लगातार 25 दिन तक डेली शाम 7 बजे हम 25 मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। केवल प्रीवियस ईयर नहीं, जो क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में भी सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाहर नहीं बनेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मजा आ जाएगा पढ़ने में, बिल्कुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। अभी पहले ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा, उसके बाद जुलाई महीने के अंदर 12th लेवल का पेपर होगा। तो जितने भी 12th लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस मैराथन को अटेंड करेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस सभी बिल्कुल सेम है। तो चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और हां, इस क्लास का पीडीएफ आपको आगे प्रोवाइड करा के जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? तो भाई वरदान सीरीज का लेक्चर फर्स्ट शुरू करते हैं। एग्जाम में इससे बार नहीं बनेगा, और देख लीजिएगा नहीं बनेगा। तो भाई सीरीज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। दिल्ली में पहली मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? सभी लोग सोचते हैं कि भाई दिल्ली की पहली मस्जिद जामा मस्जिद है और शाहजहां ने बनवाई थी। ऐसा नहीं है। दिल्ली की जो पहली मस्जिद बनवाई थी ना, वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और उस मस्जिद का नाम था कुव्वत-उल-इस्लाम, जो कि भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। एग्जैक्टली इस मस्जिद को 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से शुरू हुआ और ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1210 में पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। वैसे तो 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर जीत लिया था। ठीक है, तब से ही वो जो जीता हुआ क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का ही एक सेवक था, ठीक है, उसी का ही एक गुलाम था। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक फाइनली गद्दी पर 1206 में बैठा और 1210 तक ये राज करता रहा। इसके बाद इसका पुत्र इल्तुतमिश आया, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। क्लियर है? इल्तुतमिश जो था वो 1211 से गद्दी पर बैठा और 1236 तक गद्दी पर बैठा, और उसके बाद उसकी पुत्री पहली महिला शासिका 1236 से लेकर के 1240 तक गद्दी पर राज किया दिल्ली सल्तनत की। समझ गए? तो भाई भारत की जो पहली मुस्लिम मस्जिद थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नाम कुव्वत-उल-इस्लाम था। जामा मस्जिद के बारे में अगर हम बात करें तो भाई शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली में ही है ये, 1644 से लेकर 1656 के बीच में, यानी कि इसको 12 साल लग गए बनने में। तो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, और ये दिल्ली की पहली मस्जिद नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मुगलों की बात हुई है, क्योंकि एक मुगल शासक है शाहजहां। तो भाई मुगल शासकों का एक बार आप सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले जो स्थापना करी बाबर आया, 1526 पर गद्दी पर बैठा और 1536 में निकल लिया। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा और 1556 तक इसने शासक किया। उसके बाद अकबर आया, 1556 में गद्दी पर बैठा, 1516 तक चला। जहांगीर 1606 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707, मोहम्मद आजम शाह, ठीक है, ये महमूद आजम शाह 1707 से 1707 तक ही रहा। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर, मुगल शासन की गद्दी पर राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किसमें वर्णित किया गया है? 4 ग्रंथ या फिर 4 पोयम आपके सामने है। इनमें से महात्मा बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किसमें कहा गया है? देखिए दोस्तों, जातक कथाएं जो है इसमें क्या कहा गया है, महात्मा बुद्ध का जो प्रीवियस जीवन था, ठीक है, जो शुरुआती लाइफ थी, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ये किसने लिखी ये नहीं पता, किसी साधु ने ही ये लिखी थी। ठीक है, एक है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखी, अश्वघोष ने इसको लिखा है। इसमें भी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में ही वर्णन किया गया है। समझ गए?
ये जो जातक कथाएं हैं ये पाली भाषा में ही लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद इसको संस्कृत में लिखा गया। द लाइट ऑफ एशिया ये किसने लिखी? सर आर्नोल्ड इरविन, ठीक है। सर आर्नोल्ड इरविन ने इसको लिखा था। अब बची हमारी अमरकोश। अमरकोश जो लिखी ये एक बहुत बड़े भारतीय विद्वान द्वारा लिखी गई जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह ने इसको लिखा। इसमें भी महात्मा बुद्ध की जो शुरुआती लाइफ थी, प्रीवियस जीवन था, उसके बारे में कहा गया है। और दोस्तों इसी कथा में महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को करुणा का बुद्धिमान एवं करुणा का सागर कहा गया है। ये देखिए डेफिनेशन। प्राचीन भारतीय विद्वान अमर सिंह द्वारा रचित संस्कृत का एक शब्दकोश है। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में सराहा गया है। इसका पूरा रियल नेम है नामलिकानुशासन, ठीक है, अमर सिंह का पूरा नाम। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या, पहले वो समझिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ में यह कहा गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विराम अवस्था में है या फिर वो चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगा, चल रहा है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगता, बाहरी दबाव नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। विराम अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पहिया है, वो ऐसे ही खड़ा है, अगर हम उस पर बाहरी फोर्स डाल दें तो वो चलेगा, वरना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर कुछ चल रहा है, जब तक हम उस पर बाहरी फोर्स डालकर उसे रोके ना, तब तक वो चलता रहेगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ही जड़ता का सिद्धांत है। ये देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एज रेस्ट और इन मोशन विद स्टे दैट वे अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स और एन अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ गए? और बस यही है। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका और है? किसका और है हेमेटाइट? ये दोस्तों आयरन, लोहे का एक और है। हेमेटाइट एक तरीके की चट्टान होती है जिसमें से हम लोहा निकालते हैं, हेमेटाइट निकालते हैं। हेमेटाइट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या निकलता है? लोहा निकलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड का। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। यह गहरे लाल रंग की चट्टान है जिसमें हमें लोहा मिलता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? तो भाई जामा मस्जिद का तो अकबर ने नहीं करवाया, क्योंकि ये तो करवाई है भाई शाहजहां ने, ठीक है। कुतुब मीनार मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, ठीक है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बचा है बुलंद दरवाजा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी है। गुजरात के ऊपर जीत के बाद 1575 में युद्ध हुआ था, जो गुजरात को जीत लिया था, गुजरात के ऊपर विजय हासिल करी थी, जिसके उपलक्ष्य में आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया भाई किसने? अकबर ने। ये देखिए बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री, इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, वॉज बिल्ड इन 1575 में इसका निर्माण हुआ था। बुलंद दरवाजा कब बना? 1575, ठीक है। बाय मुगल एम्परर अकबर टू commemorate his victory over Gujarat. It is the main entrance to the जामा मस्जिद at फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है, ये बुलंद दरवाजा उसका मेन एंट्रेंस है, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। बुलंद दरवाजा इज द हाईएस्ट गेट वे इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट गेट वे है जिसके नीचे को निकल सकते हैं दुनिया का, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुतुब मीनार की बात हुई है, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक था फर्स्ट सुल्तान दिल्ली का जिन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। 1192 में ही रख दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन का जो बेटा था, जिसको कुतुबुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा, इसने 2 और मंजिल बनवाई। इसने तो केवल बेस, पहली मंजिल बनवाई थी। 1368 में फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य के एक शासक था, ठीक है, जिसने इसकी फाइनल ऊपर की जो 2 मंजिल थी वो पूरी करवाई थी। क्लियर है? बिजली गिरने से वो ध्वस्त हो गई थी, जिसका निर्माण करवाया था
किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? यानी कि इन चारों में से कौन सी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? लाफिंग गैस होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? N2O। ये है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को ही हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस कहते हैं। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। H2O होता है डाई सल्फर ऑक्साइड। NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रहेंगी सारी की सारी चीजें। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हास्य गैस कौन सी है? N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड ये होती है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह मतलब नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है? मून है, चंद्रमा है। तो भाई हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, जो टाइटन ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये कौन से ग्रह का एक उपग्रह है? तो ये है दोस्तों शनि ग्रह का एक उपग्रह, सैटर्न। सैटर्न का ये उपग्रह है टाइटन, ये दूसरा है। अब सवाल उठ रहा होगा कि भैया पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और वो कौन से ग्रह का एक उपग्रह है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड, जो कि जुपिटर का एक उपग्रह है। गैनीमेड हैज अ डायमीटर ऑफ 5268 किलोमीटर, विच इज लार्जेस्ट देन प्लेनेट मरकरी। मरकरी से बड़ा है, बट ऑलमोस्ट 2.4 टाइम स्मॉलर देन अर्थ, लेकिन अर्थ से, पृथ्वी से 2.4 गुना छोटा है। गैनीमेड उपग्रह की जो खोज की थी गैलीलियो ने की थी, ठीक है, 1610 में। तो भाई टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, और गैनीमेड पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह है और 1610 में इसकी खोज करी थी गैलीलियो ने। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, यानी कि भारत के प्रति, संविधान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जैसे कि देश की जो संपत्ति है उसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। संविधान के जो कानून है, भारत का जो संविधान है, रूल रेगुलेशंस है, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनको हमें उनका पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर हमें कुछ करना चाहिए। तो ये कुछ 11 कर्तव्य हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए गए? तो भैया 1976 में सम्मिलित किए गए। 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन हुआ था, जिसके बाद संविधान में इन 11 कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये भारत के संविधान में भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 51A में इसके बारे में जानकारी मिलती है। वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? विश्व विरासत स्थल कौन सा है? विश्व विरासत स्थल उस स्थान को बोला जाता है जिसको यूनेस्को अपनी सूची में जारी कर लेता है। अब यूनेस्को क्या बवाल है? कुछ बवाल नहीं, बहुत बार करंट अफेयर की क्लासेस में बता रखा है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि पीस को प्रमोट करती है, शांति को प्रमोट करती है, साथ ही दोस्तों कल्चर को प्रमोट करती है। क्लियर है दोस्तों? एजुकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है, आर्ट को प्रमोट करती है, एजुकेशन, आर्ट, साइंस और कल्चर को। अगर ये किसी भी साइट को अपनी सूची में शामिल कर लेती है, इसका मतलब यह है कि वो जो सूची है वो साइंस के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, कल्चर वो कला है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी हो जाती है वो यूनेस्को की हो जाती है। क्लियर है? यूनेस्को ये जो फाउंडेशन बनी थी 16 नवंबर 1945 में बनी थी। ये एजेंसी लंदन और यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। हेडक्वार्टर इसका
फ्रांस पेरिस के अंदर है। महाराष्ट्र के, यानी कि एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन से रेलवे स्टेशन, 4 रेलवे स्टेशन है, इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत स्थल का मतलब कहा गया है। सही आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इस रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। हावड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। कानपुर सेंट्रल तो है ही कानपुर में, समझ गए। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप के बीच में कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जैक्टली 18 जून 1576 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह कर रहा था। कहा जाता है कि इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहा था, और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला था। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, अकबर की सेना ने काफी नुकसान पहुंचाया था महाराणा प्रताप की सेना को। यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को ये पकड़ नहीं पाए थे, और इस युद्ध में आधे से ज्यादा सेना अकबर की भी खत्म हो चुकी थी। क्लियर है? ये था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। ये देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। याद रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? 18 जून 1576 को। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया था पिछले साल। एलईडी का पूरा रूप होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 मेगाबाइट एमबी किसके बराबर है? 1 एमबी किसके बराबर होती है? 1 एमबी 1000 केबी के बराबर होती है। 1000 किलोबाइट के बराबर होती है 1024 बाइट होती है। ठीक है, अब 1 जीबी अगर पूछ लिया जाए तो भाई 1 जीबी के बराबर होती है 1024 एमबी। क्लियर है? 1 टीबी के बराबर अगर पूछ लिया जाए, 1 टीबी के बराबर होती है 1024 जीबी। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है किसी भी मनुष्य के यूरिन में? तो भाई ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है यूरिक एसिड। किसी भी ह्यूमन यूरिन में यूरिक एसिड वेस्ट के रूप में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के रचयिता किसको माना जाता है? यानी कि भारत के संविधान की स्थापना एक तरीके से किसने करी थी, किसको माना जाता है, इसका क्रेडिट किन्हें दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उसके जस्ट बाद ही जितने भी भारतीय नेता थे, उनको जल्दी लग गई कि भाई अब फटाफट भारत का संविधान बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई, जिसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। कब? 29 अगस्त 1947 को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में यानी कि प्रारूप कमेटी बनाई गई, जो कि फॉर्मेट देगा कि भाई ये कमेटी इसलिए बनाई गई संविधान सभा में कि संविधान का एक फॉर्मेट, एक प्रारूप देगी ये कमेटी कि किस तरीके का संविधान होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें हम संशोधन करके और ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो भाई ये जो कमेटी बनाई गई, ये 7 सदस्यों की कमेटी थी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने वो भीमराव अंबेडकर बने। क्लियर है? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 कौन कौन से सदस्य थे? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। साथ ही अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, के मुंशी, साथ ही मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर, साथ ही DP खेतान। ये 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने मिलकर ड्राफ्ट बनाया भारत के संविधान का। देखिए, भारत ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जारी किया, एडॉप्ट किया, वो 26 नवंबर 1949 को किया, और फाइनली जो अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। एग्जाम में कई बार नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा जाता है, कब इसको लागू किया गया, जारी किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम
ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ही नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। क्लियर है। जो नया फ्लैग है, पहले तो चरखा था, नए फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? जो सूर्य की आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये आउटर लेयर जो है इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना पहले से बोलते हैं इसको। और इस जो बाहरी सतह आउटर लेयर है, इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर है। और सूर्य में कौन सी रिएक्शन होती है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। सन में जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो पार्टिकल मिलकर जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइंड होती रहती है और हीलियम बनाती है, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एनर्जी निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में इस रिएक्शन में। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? वायुमंडल के 4-5 स्तर होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, जो कि धरती से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है। स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। मिजोस्फेयर होता है, ठीक है, 80 किलोमीटर तक होता है। थर्मोस्फेयर होता है या फिर आइनोस्फेयर इसको बोलते हैं। एक एक्सोस्फेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। जो पूछा जा रहा है कि ओजोन लेयर जो हमें, जो सूर्य से तरंगे आ रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, ये ओजोन लेयर जो है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। दूसरी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें मिलती है हमें ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। लेकिन ओजोन लेयर में एसिड रेन की वजह से कई बार छेद हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पुणे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भाई हाल ही में अजीत डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया दोबारा से। अजीत डोवाल रीअपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पीके मिश्रा टू स्टे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है। विल कंटिन्यू इन हिज प्रेजेंट रोल इन द नरेंद्र मोदी लीड एनडीए गवर्नमेंट विच वॉज सोन इन ऑन 9 जून को इन्होंने अपनी शपथ ले ली है नई सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमिलित नहीं है? मतलब कौन सा एक जोड़ा आपस में मेल नहीं खाता, कौन सा एक जोड़ा गलत है? देखिए, नाथुला जो पास है, एक दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये तो सही है। लिपुलेख ये उत्तराखंड के अंदर है, ये भी सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी सही है। पाल घाट केरल के अंदर नहीं है, पाल घाट है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कहां? तमिलनाडु के अंदर। तो भाई यही जोड़ा गलत है, तो सही आंसर ये हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो भाई नाथुला जो पास है ये एक बहुत बड़ा सिल्क रूट भी है भारत का, समझ गए, जो कि सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अब कुछ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं, उनको देख लीजिए कौन सा कहां पर है। एक खारदुंगला है, ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। साथ ही एक बारलाचा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि लाहौल और हिमाचल से लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला जो है सिक्किम के अंदर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इंडो चाइना इसकी लोकेशन है। लिपू लेक जो है उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, नियर इंडो चाइना नेपाल जंक्शन है ये। थाल घाट है एक, महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई टू नासिक जाता है। बोर घाट है, महाराष्ट्र में है, कनेक्ट मुंबई टू पुणे। पलक्कड़ पास है एक, ये केरला से तमिलनाडु जाता है, केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। एक सैनकोटाई है, ये तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। एक है पंचपतमली पास, ये उड़ीसा के अंदर है। एक है गंची कुंता, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पास हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, किसने अकबरनामा लिखी? तो भाई अकबर की ये एक बायोग्राफी है, ठीक है, अकबर के जीवनी है ये, अकबर के जीवन के बारे में लिखा गया है। किसने लिखी? तो ये लिखी है अबुल फजल, अब्दुल नहीं, अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में एक नवरत्न था, ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा इसने लिखी है। इतना ही नहीं, इसने और भी काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं अकबर के ऊपर। अब दोस्तों कौन कौन थे अकबर के नवरत्न? एक तो था अबू फजल, एक था फैजी, जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, जिनकी सलाह लेता था, जिनके बीच में वो मीटिंग बैठा था बैठ के। एक था बीरबल,
अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा बीरबल दास, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक था फकीर अजियुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन, ये इसके 9 रतन थे। अबुल फैजा ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना करी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। एक भारतीय लेखक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1579 में अपनी नियुक्ति से लेकर 1602 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य के ग्रैंड वजीर के रूप में काम किया। तो भाई ये तो ग्रैंड वजीर था, भाई इससे दूर रहो, बच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, किस प्रदेश में नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई किस राज्य में नामधापा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन से राज्य में है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी मैंने यहां पर डाले हैं। एक बक्सर टाइगर रिजर्व है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। एक सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, नोट करते रहिए। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, एक होता है दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है। एक है कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के अंदर है। एक है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, ये भी एमपी के अंदर है। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा वन है ना, फॉरेस्ट एरिया है, वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। औरंगा नेशनल पार्क, ये है असम के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है। नमेरी नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, नामधापा नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भाई एक संतोष ट्रॉफी है, संतोष कप है, वो कौन से खेल से संबंधित है? संतोष टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताऊं, ये है फुटबॉल खेल से संबंधित। और संतोष ट्रॉफी जो है, इसकी जो एग्जैक्टली शुरुआत हुई थी ना, ये 1941 में हुई थी। हर साल 1941 से इसकी टूर्नामेंट कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों से टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। और लगभग दोस्तों हर साल इसमें 31 टीमें पार्टिसिपेट करती है। आप खुद देख लीजिए। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ कुछ सरकारी संस्थाएं भी भाग लेती है। टूर्नामेंट हर साल 31 टीमों के साथ आयोजित किया जाता है, जिन्हें समूह में विभाजित किया जाता है और जिन्हें प्रारंभिक राउंड के माध्यम से टूर्नामेंट के योग्य समझा जाता है। 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। बंगाल पहली बार इसमें विजयी रहा था 1941 में। ट्रॉफी का नाम संतोष, जो अब बांग्लादेश के दिवंगत महाराजा सर थॉमसन नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल ने 32 बार रिकॉर्ड ट्रॉफी जीती है। तो भाई वेस्ट बंगाल ने 1941 में सबसे पहले इस कप को अपने नाम किया था, और सबसे ज्यादा बार 32 बार वेस्ट बंगाल ने इस ट्रॉफी को जीता है। अब कुछ दोस्तों कप हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए और कौन से खेल से संबंधित है। जैसे कि देवधर एक ट्रॉफी है, रेड कर लेता हूं इसको। देवधर एक ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी, ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित एक दिलीप ट्रॉफी है। क्रिकेट से संबंधित एक गुलाम अहमद ट्रॉफी है। क्रिकेट की ही एक ईरानी ट्रॉफी है। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू कप भी क्रिकेट की है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। साथ ही सहारा कप भी क्रिकेट का ही है। विजय मर्चेंट भी क्रिकेट की ट्रॉफी है और विजय ट्रॉफी भी क्रिकेट की ही है। फुटबॉल के कौन कौन से कप और ट्रॉफी है? फुटबॉल की एक तो डुरंड कप है, जो कि भारत में ही आयोजित कराया जाता है, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। एक फेडरेशन कप भी फुटबॉल का ही है। फीफा वर्ल्ड कप भी फुटबॉल का ही है। जीवी राजा मेमोरियल भी फुटबॉल का ही है। IFA शील्ड भी फुटबॉल का है।
जूलियस रिमिट फुटबॉल का है, कलिंगा कप भी फुटबॉल का है, रोवर्स कप भी फुटबॉल का है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जिसकी अभी अभी बात हुई है, संतोष ट्रॉफी या फिर नेशनल फुटबॉल भी फुटबॉल का ही है। साथ ही सुब्रोटो ये भी कप फुटबॉल का है। हॉकी के देख लीजिए, आगा खान कप हॉकी का है, बेंगिटन कप भी हॉकी का है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी की है, हॉकी की गुरमीत ट्रॉफी है, हॉकी की एक इंदिरा गोल्ड कप है, हॉकी का ही एक मोदी गोल्ड कप है, हॉकी का ही एक मुरुगप्पा कप है, हॉकी का ही एक नेहरू ट्रॉफी है। देखिए दोस्तों, एक तो है नेहरू कप जो कि क्रिकेट का है, और अगर नेहरू ट्रॉफी पूछ ले तो वो हॉकी की है। साथ ही रंगस्वामी कप भी हॉकी का है और रणजीत सिंह गोल्ड भी हॉकी का है। बैडमिंटन देख लीजिए, बैडमिंटन अग्रवाल कप बैडमिंटन से संबंधित है, दीवान कप बैडमिंटन का है, साथ ही महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप भी बैडमिंटन का है, नारंग कप भी बैडमिंटन का है, थॉमस कप भी बैडमिंटन का है और उबर कप वुमेन का भी बैडमिंटन का है। इसी के बाद लॉन टेनिस आप देख लीजिए, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही ग्रैंड प्रिक्स ये भी लॉन टेनिस का है, लॉन टेनिस का जय लक्ष्मी कप भी लॉन टेनिस का है, एक लॉन टेनिस का राजेंद्र प्रसाद कप है, लॉन टेनिस का रामार्जुन ट्रॉफी है, लॉन टेनिस की थंट कप है और साथ ही विटमैन कप भी लॉन टेनिस का है। सारे के सारे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो भाई हीमोग्लोबिन में होता है हमारा लोहा। हीमोग्लोबिन अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन कंटेन आयरन एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल में प्रोटीन होता है जिसमें ऑक्सीजन कंटेन करती है आयरन और ग्लोबिन को। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा जो देश है ना, ये पूछ रहा है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में तो भाई ब्राजील है, ठीक है। ये देखिए, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जबकि सूरीनाम सबसे छोटा देश है। अगर क्वेश्चन दक्षिणी अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है तो भाई ब्राजील सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम है। अगर हम भारत के सबसे बड़े देशों के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर तो रसिया ही आता है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर चाइना है, नंबर 4 पर यूनाइटेड स्टेट है, नंबर 5 पर आ गया भाई ब्राजील देश, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है हमारा प्यारा भारत इंडिया, 8 पर है अर्जेंटीना, नंबर 9 पर कजाकिस्तान और नंबर 10 पर है अल्जीरिया। ठीक है, तो ये 10 सबसे बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा गलत है? जैसे कि रविशंकर सितार वादक, बिल्कुल सही है। रविशंकर जो है वो सितार ही तो बजाते थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, कब? 1999 में। नंबर 2 है MF हुसैन तबला वादक, ये गलत है। यहां पर क्या पूछा? कौन सा सही नहीं है? तो भाई मतलब कौन सा गलत है? तो यही तो है, इसका आंसर बी ही तो है, क्योंकि MF हुसैन तबला वादक नहीं थे। MF हुसैन तो एक पेंटर थे। इनको तीनों नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि PB मतलब पद्मा भूषण 1973 में, साथ ही पद्मा विभूषण PV मतलब 1992 में, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री PS से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। R.K. नारायण एक उपन्यास है, द गाइड, आपने बुक का नाम सुना होगा, द गाइड। ये किसने लिखी थी? R.K. नारायण ने। कैफी आजमी ये एक कवि हैं, ये एक पोइट है। तो सही आंसर कौन सा है? MF हुसैन, जो कि एक तबला वादक ना होके एक पेंटर है। बाकी रविशंकर, नोट करिए, एक सितार वादक है। R.K. नारायण एक नोवेलिस्ट हैं, किताबें लिखते हैं, उपन्यास लिखते थे, ठीक है। कैफी आजमी एक कवि है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा है। 4 महिलाओं के नाम आपके सामने हैं। मुमताज महल, जो कि शाहजहां की वाइफ थी, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया। तो भाई ये तो नहीं था, क्योंकि शाहजहां गद्दी पर था।
हामिदा बानो बेगम, ये शायद अकबर की माँ थी, हुमायूं की पत्नी थी। ये भी नहीं है इसका आंसर। नूर जहां भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 में गद्दी पर बैठी दिल्ली की और 1240 तक इसने राज किया। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी, जो कि 1236 पर गद्दी पर बैठी। शायद पहली और आखिरी ना हो। ठीक है, तो सही आंसर है रजिया सुल्तान, जो कि इबारी डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की एक, या फिर दास वंश की, या फिर ममलूक वंश की एक शासिका थी। समझ गए? तो भाई आज के इस मैराथन लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज के इसमें ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करते क्योंकि पहला दिन है। कल की जो लेक्चर होगा उसमें हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? और ये तो एनटीपीसी की बात हो गई। इसी के साथ साथ इसी चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री रेलवे ग्रुप डी के लिए भी एक रफ्तार सीरीज मिल रही है, जिसका पहला लेक्चर आपको कल देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इससे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं बनेंगे। ग्रुप डी ही नहीं, जो एएलपी वाले हैं या फिर टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए भी ये रफ्तार सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई आज की इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ये सभी क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मैराथन लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।